आवाज क्या क्लियर, आवाज मेरी क्या आपको क्लियर सुनाई दे रही है? क्लियर है, गुड। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो होगा फोकस, यानी कि ध्यान। कि हमारा फोकस पर ही फोकस नहीं होता, कि हम फोकस किस जगह पर दे रहे हैं, कि हमारा ध्यान ही नहीं होता कि हम किस जगह पर ध्यान दे रहे होते। क्या हम सही जगह पर ध्यान दे रहे हैं? ये आज का ये हमारा जो टॉपिक होगा फोकस के ऊपर। और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जहां पर हमें फोकस नहीं देना चाहिए फिर भी फोकस हम दे रहे हैं। अगर जिस जगह पर हम फोकस देंगे उस जगह हमारी एनर्जी लगेगी। जब एनर्जी ही गलत जगह लगेगी तो रिजल्ट भी वो नहीं मिलेगा, एक्शन भी वो नहीं होंगे। अब फोकस, फोकस बोलते हैं किसको? व्हाट इज फोकस? ये जो ट्रेनिंग आज की होगी इसके ऊपर ही सवाल बनेंगे। तो बड़े ध्यान से प्लस समझदारी के साथ आज का टॉपिक लेना है। जैसे कि आपको कल मैंने स्टोरी सुनाई थी कि एक बाबर गिल के माइंडसेट के लोग होते हैं, कुछ अब्बास माइंडसेट के लोग होते हैं, कुछ हमजा माइंडसेट के लोग होते हैं। तो ये आपके ऊपर इस वक्त फैसला है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई। आपके ऊपर फैसला है कि आप कौन सा माइंडसेट रखकर ट्रेनिंग देते हैं। तो जैसा माइंडसेट रखकर ट्रेनिंग लेंगे वैसे ही ट्रेनिंग आपको समझ आएगी। व्हाट इज फोकस? फोकस किसको बोलते हैं? अपने फोकस को ज्यादा टाइम के लिए किसी काम में रख पाना फोकस कहलाता है। अपने फोकस को ज्यादा टाइम के लिए किसी काम में लगा पाना, रख पाना फोकस कहलाता है। अब फोकस के भी लेवल होते हैं कि अब फोकस हमारा, फोकस में मदाखलत किन किन चीजों की वजह से होती है, यानी कि फोकस हमारा डिस्टर्ब किन वजह से होता है। जब हमें ये पता चल जाएगा, यानी कि जब हमें प्रॉब्लम का सलूशन पता चल जाएगा, ये प्रॉब्लम बनती कैसे है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन भी हमें पता चल जाएगा। अब बहुत ही डीपली तौर पर आपको ये चीज मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगा, तो बड़े ध्यान से पूरे 100% फोकस के साथ फोकस के टॉपिक को समझना है। फिर ही आपको पता चलेगा कि आपका फोकस किस किस जगह पर होता है यूज। जहां पर यूज नहीं होना चाहिए वहां पर ही आप अपना फोकस रखते हैं। जब इन चीजों को समझेंगे तो फिर ही आप अपना फोकस उस जगह पर रख पाएंगे जिस जगह पर फोकस रखना आपका जरूरी है। अब फोकस की डेफिनेशन मैंने कर दी। उसके बाद आ जाता है फोकस। हमारे अब फोकस हमारे आसपास, फोकस डिस्टर्ब किन चीजों की वजह से होता है कि हमारा फोकस आसपास ऐसी कोई भी एक्टिविटी होने से डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे दिमाग को कोई खतरा महसूस होता है तो हमारा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो फोकस डिस्टर्ब किन वजूहात से होता है? तीन पिलर है, तीन पिलर हैं। वो सादा आसान अल्फाजों में आपको समझाऊंगा, ये टॉपिक कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब हमारा जो फोकस है वो डिस्टर्ब तीन पिलर होते हैं जिनकी वजह से हमारा फोकस में डिस्टर्ब पैदा होता है। नंबर वन इन्वायरमेंट, नंबर टू बॉडी, नंबर थ्री माइंड। अब इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इन्वायरमेंट नंबर वन पिलर। अब ये जो इन्वायरमेंट आ जाता है इसमें आ जाता है सर्दी गर्मी यानी कि टेम्परेचर। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे इर्द गिर्द जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है इन्वायरमेंट वाला। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये आजकल सर्दियां जा रही हैं, आपने कोई सर्दी को कवर करने के लिए, अपने आप को ढांपने के लिए आपने कोई अच्छी जर्सी नहीं पहनी, या फिर ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जहां पर आपको सर्दी फील हो रही है। माहौल यानी कि टेम्परेचर नहीं ठीक, सर्दी गर्मी का अब बैलेंस नहीं है टेम्परेचर का उस जगह पर आप, तो आपका फोकस इन्वायरमेंट की वजह से भी भटक सकता है। नंबर टू आ जाता है बॉडी। अब बॉडी में क्या आ जाता है इस पिलर के अंदर? इस पिलर के अंदर ये आ जाता है, अगर मिसाल के तौर पर आपकी नींद पूरी नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप काम के लिए बैठे हुए हैं, तो आपका फोकस नहीं टिक पाएगा, आपके फोकस में मुदाखलत पैदा होना शुरू हो जाए। या फिर आप बीमार हैं,
या फिर आप एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि जहाँ पर आप कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। अब पोल्यूशन की वजह से या ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर बदबू बहुत आ रही है, यानी कि बॉडी की वजह से, इन चीज़ों की वजह से कि आपकी बॉडी में मुदाखलत पैदा होती है, तो फोकस में भी मुदाखलत पैदा होती है। उसके बाद आ जाता है माइंड। माइंड में आ जाता है कि आप स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से भी फोकस आपका भटकता है। यानी कि ये 3 पिलर हैं जिनकी वजह से आप अपना फोकस नहीं रख पाते जिस जगह पर आपने फोकस रखना होता है। अब इंसान अब देखें, इंसान हर वक़्त मोटिवेट क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसके इमोशन बदलते रहते हैं। इंसान हर वक़्त मोटिवेट क्यों नहीं रहता? क्योंकि उसके इमोशन बदलते रहते हैं। कभी वो स्ट्रेस में रहता है, कभी वो सैड हो जाता है, कभी वो हैप्पी हो जाता है। यानी कि ये ऐसा होना शुरू हो जाता है। अब ये माइंड का है, माइंड की वजह से फोकस में मुदाखलत पैदा होती है। 3 पिलर आपको बताए हैं जिनकी वजह से फोकस में मुदाखलत पैदा होती है, एनवायरनमेंट, बॉडी और माइंड, और इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आगे हम चलते हैं। आवाज़ मेरी क्लियर है? आवाज़ नहीं आ रही है इधर। आवाज़ किसको नहीं आ रही मेरी? क्लियर है, ज़्यादातर लोगों के पास तो क्लियर आ रही है आवाज़। जिसको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई दे रही, वो अपनी जगह की चेंजिंग करे, उसकी तरफ नेटवर्क का इश्यू लगता है। अब आपने देखना है कि आपका फोकस किस जगह पर होता है। अब कोई फोकस, आप कोई चीज़ देख लेते हैं, वहाँ पर आपका फोकस चला जाता है। जहाँ पर फोकस चला जाता है, फिर उसके बारे में आप सोचते रहते हैं। तो अपने फोकस को भटकने से बचाना है। आपने ऐसा करना है, आपने लिखना है, आपका फोकस किन वजह से आपके फोकस में मुदाखलत पैदा होती है। मैं अपनी बात करूँ, तीनों ही वजह थी मेरे फोकस में मुदाखलत की। 3 पिलर जो मैंने बताए हैं, एनवायरनमेंट, बॉडी, ज़ोन, इन तीनों को मैंने समझा। अब कभी ऐसा हुआ करता था कि मैं नींद नहीं पूरी होती थी। कभी ऐसा हुआ करता था कि ऐसी जगह पर बैठा हुआ था मैं, हैं, जहाँ पर मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। हुँ, यानी कि शोर, बच्चों का शोर, इधर दूसरों घर वालों का शोर, तो क्या है, फ़ोकस में मुदाखलत पैदा होती है। अब जब उसके बाद कभी-कभार ऐसा हो जाता था, काम के लिए बैठा हुआ होता था, तो वालिदा ने कहना ये चीज़ ले आओ, हैं, तो किसी न किसी ने कोई न कोई चीज़ मुझसे मँगवाते रहना। फ़ोकस में ये मुदाखलत हो रही थी। जब मैंने अपनी फ़ोकस को अपने रजिस्टर पर उतारा कि मेरा फ़ोकस कहाँ पर, मुझे फ़ोकस रखना मेरे लिए ज़रूरी है, वो कहाँ पर बिला वजह मेरा फ़ोकस जा रहा है। क्योंकि फ़ोकस को आप अपने माइंड में रखकर नहीं समझ सकते। फ़ोकस को आपको उतारना ही पड़ता है अपने रजिस्टर पर। अपने कॉपी पर फ़ोकस को उतारना ही पड़ता। मैंने लिखे, तो मैंने फ़ोकस को देखा कि मेरा किस-किस जगह पर फ़ोकस चला जाता है, लेकिन इसका पहले प्रॉब्लम लिखी मैंने, फिर दूसरी साइड पर मैंने उसका सॉल्यूशन लिखा है। इसी तरह आपने भी करना है। इसी तरह आपने भी करना है कि आपको बल्कि ये टास्क दिया जाएगा कि आपका फ़ोकस किन-किन वजूहात की वजह से मुदाखलत पैदा होती है आपके फ़ोकस में। कौन किन-किन चीज़ों की वजह से आपके फ़ोकस में मुदाखलत पैदा होती है। अब वो आप बताएँगे, उसके बाद अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इस टाइप के आपको सवाल दिए जाएँगे आज के टास्क के अंदर। तो मैं अपनी बात करता चलूँ, तो मैंने क्या किया, तो मैंने देखा टेम्परेचर का, मैं जब मैंने देखा अपने इर्द-गिर्द एक्टिविटी जो हो रही है, फिर मैंने हिसाब लगाया कि एक्टिविटी किस टाइम तक होती है। जब देखा कि रात के 8-9 बजे उसके बाद एक्टिविटी नहीं होती, तो मैंने क्या करना होता था, तो मैंने अपनी एनर्जी को सँभाल कर रखना। अपनी एनर्जी को वर्क में उस वक़्त ही लगाना ज़्यादा, जहाँ पर मेरे फ़ोकस में मुदाखलत करने वाली कोई चीज़ें आस-पास नहीं है। तो मैंने अपनी नींद भी पूरी रखनी, ताकि नींद की वजह से मेरा फ़ोकस में मुदाखलत पैदा ना हो।
अब सर्दियों के वक्त मैंने अच्छी सी जर्सी मैंने पहनी, आप खुद को ढांप कर रखना ताकि सर्दी की वजह से मेरे फोकस में मदाखलत ना पैदा हो। तो ये चीजें मैंने करनी क्या है, पहले मैंने इस चीज को समझा कि मेरे फोकस में मदाखलत क्यों पैदा हो रही है। अगर आपके अंदर काम करने का जुनून है, जज्बा है, लेकिन आप सुस्ती का शिकार हैं, आपकी नींद ही पूरी नहीं है, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, आपको एनर्जी जो होती है वो एनर्जी आप फजूल कामों में आप यूज कर देते हैं, ड्रामे फिल्में देख लेते हैं आप, अपनी फोकस एनर्जी जो एनर्जी है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में आप वो एनर्जी लगा रहे होते हैं जिससे कोई रिजल्ट नहीं आना होता। तो मैं उसको बचा कर रखता, उस फोकस उस एनर्जी को मैं अपने उस काम में लगाता जिसके साथ मेरी कामयाबी जुड़ी हुई है। मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्या क्लियर नहीं आ रही मेरी? वॉइस क्या मेरी क्लियर नहीं है? क्लियर है। पहला सवाल जो आपने टास्क में लिखना है, व्हाट इज फोकस, फोकस क्या है। दूसरा सवाल लिखने हैं ऐसे कौन कौन से पिलर हैं जो आपके फोकस में मुदाखलत पैदा करते हैं, उनके नाम आपने बताने, उनको वजाहत करना है। उसके बाद तीसरा सवाल ये है आज के टास्क के अंदर, जो चीजें आपके फोकस में मुदाखलत पैदा कर रही हैं उनका हल क्या है, यानी कि उनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे आप बच सकते हैं। उसके बाद सवाल ये होगा, काम करने के लिए आपका जो एनर्जी लेवल किस वक्त एक्टिव होता है, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त। ये आपने अपना एनर्जी लेवल बताना है। जहाँ जिस वक्त आपका एनर्जी लेवल होगा उसी एनर्जी लेवल पर ही आपने अपने इंपॉर्टेंट वर्क करने हैं जिन चीजों के साथ आपकी कामयाबी जुड़ी हुई। उसके बाद आ जाएगा डेली शेड्यूल। ठीक है, आपका शेड्यूल क्या है, किन किन तरीकों से आप अपने डेली शेड्यूल को, डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। आपने अपने डेली रूटीन बतानी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर रूटीन ऐसी आपने बताना है, जैसे कि मिसाल के तौर पर 9 बजे आप तमाम काम अपने नाश्ते वगैरह करके चीजें आप फ्री हो जाते हैं। तो आपने लिखना है डेली टास्क, समझना, डेली एक्शन, डेली टास्क आपका, डेली रूटीन के 9 बजे क्या करते हैं सुबह के, 10 बजे क्या करते हैं, 11 बजे क्या करते हैं, 12 बजे क्या करते हैं, 1 बजे क्या करते हैं, 2 बजे क्या करते हैं, 3 बजे क्या करते हैं, 4 बजे क्या करते हैं, 5 बजे क्या करते हैं, 6 बजे क्या करते हैं, 7 बजे क्या करते हैं, 8 बजे क्या करते हैं, 9 बजे क्या करते हैं, 10 बजे क्या करते हैं, 11 बजे क्या करते हैं। जितने बजे आप सोते हैं ना, मिसाल के तौर पर आते हो कि 12 बजे सोते हैं, तो आपने सुबह जिस टाइम आप नाश्ता करने के बाद फ्री होते हैं उस टाइम से लेकर रात के सोने तक एक एक घंटा लिखना है, एक एक घंटा लिखना है, और उसमें वर्क बताना है अपना आपने कि मिसाल के तौर पर 9 से लेकर 10 बजे तक या 11 बजे के दौरान मैं ये काम करता हूँ, उसके बाद मैं ये काम करता हूँ, उसके बाद मैं ये काम करता हूँ। ये तमाम अपने एक्शन आपने लिखने हैं। उनमें से देखना है कि कौन सी एक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक्शन नहीं इंपॉर्टेंट। अब 3 टाइप के एक्शन होते हैं, नॉर्मल एक्शन, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्शन, नंबर 3 अर्जेंट एक्शन। अर्जेंट एक्शन, आप मुझे ये बताएं कि कामयाबी हासिल करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर अर्जेंट है, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा। कुछ कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है, कुछ कह रहे हैं अर्जेंट है। बताएं, कामयाबी हासिल करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट है। जो कह रहे हैं ना इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, अच्छा अच्छा, काफी सारे लोग लिख रहे हैं इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ ने लिखा है कि अर्जेंट है। अब मुझे ये बताओ, चले आपसे ही सवाल पूछता हूँ, जो कामयाबी को इम्पोर्टेंट समझता है उसको जल्दी कामयाबी मिलेगी, या जो फिर कामयाबी के जो एक्शन को अर्जेंट समझकर
अर्जेंट समझता है, करता है, उसको पहले कामयाबी मिलेगी। दोनों में से किसको कामयाबी मिलेगी, किसके कामयाबी के ज्यादातर चांस है? बताएं। अच्छा चलें आपसे पूछता हूँ, सांस लेना इंपॉर्टेंट है या फिर अर्जेंट में? सांस लेना इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है या फिर अर्जेंट की कैटेगरी में आता है? सांस लेना, सांस लेना ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है या अर्जेंट की कैटेगरी में आता है? सांस लेना, सांस लेना अर्जेंट की, कुछ कह रहे हैं। सांस लेना किस कैटेगरी में आता है, इंपॉर्टेंट? अच्छा, अच्छा इंपॉर्टेंट किसको बोलते हैं, अर्जेंट किसको बोलते हैं, आपको पता है? अर्जेंट होता है इसी वक्त करना है, कोई टाइम नहीं है, इसी वक्त करना है, अभी करना है। अब इंपॉर्टेंट का मतलब है अहम है, जरूरी है। हम्म एक इम्पोर्टेंट है, एक अर्जेंट है। सांस लेना जो होता है वो अर्जेंट की कैटेगरी में आ जाता है, वो लेना ही लेना है। अब अगर आप कहते हैं चलो इम्पोर्टेंट है, चलो 10 मिनट बाद करूंगा मैं, 10 मिनट सांस रोक लेंगे आप अपना? नहीं रोकेंगे ना। अर्जेंट उसी वक्त जरूरी है आपके लिए सांस लेना। कामयाबी भी सांस लेने की तरह ही समझनी है। अगर आपके नजदीक कामयाबी हासिल करना इम्पोर्टेंट है ना, उसके जो एक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, तो समझ लें कामयाबी इतनी जल्दी नहीं मिलने वाली। बाबर भाई ने जो अम्बेसडर रैंक अचीव किया है, जो टीम में जो अचीवर निकले हैं मेरी टीम में, उन्होंने कामयाबी को इम्पोर्टेंट नहीं अर्जेंट समझा है। अर्जेंट, ठीक है कि करना है तो करना है, हर हाल में करना है, कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, कुछ भी नहीं। जैसे सांस लेना है, सांस लेना है। चलें आपको साथ में एक स्टोरी शेयर करता हूं, आपको ये अच्छे से बात समझ में आई। तवज्जो है, 100% तवज्जो है, कितने परसेंट तवज्जो है? 70%, 80%, 90% या 100%? कितनी तवज्जो है ट्रेनिंग में? कितने परसेंट तवज्जो है आपकी? 100% है? 100% है। अच्छा, अच्छा जो कह रहे हैं कि एक अदनान ने लिखा है 99% है, 1% कहाँ पर आपका फोकस है? हम्म माशाल्लाह, ज्यादातर कह रहे हैं 100%, 100%, तो 100% फोकस लेकर आए। अगर आप मुझे बताएं कामयाबी कितना चाहते हैं, कामयाबी 100% चाहते हैं या 80% चाहते हैं या 70% चाहते हैं? कामयाबी कितनी चाहते हैं? जितनी कामयाबी चाहते हैं ना, उतने परसेंट ही फोकस रखें। 100% पूरा फोकस रखना है। अब स्टोरी ये है कि एक आदमी कामयाबी की तलाश में, कामयाबी के राज को, अब जैसे कि मैंने आपको एक दफा बताया भी था डे 1 के ट्रेनिंग सेशन के अंदर, मैं आपको कामयाबी के राजों के हवाले से स्टोरी सुनाऊंगा। वो स्टोरी है, इसको आप इम्पोर्टेंट और अर्जेंट ये दोनों समझेंगे आप। तो एक आदमी कामयाबी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसको किसी ने मशवरा दिया कि यार कामयाबी कैसे तुम हासिल कर सकते हो। उसने बहुत सारे काम किए लेकिन फ्लॉप जा रहे थे, फ्लॉप जा रहे थे। बहुत मेहनत करता था, जैसे क्या आप मेहनत करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से मेहनत करते हैं, कहते हैं सर हमने इतने बंदों को इनवाइट किया, इतने बंदों को प्लान दिखाए, ये किया वो किया। यानी कि उसने भी बहुत मेहनत की है, काम किया, लेकिन उसको रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था, रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। चलें इस स्टोरी में हम यही कहते हैं कि वो बंदा नेटवर्किंग की फील्ड में आ गया, डायरेक्ट सेल की फील्ड में आ गया। वो मेहनत कर रहा था, उसको रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था। वो काम करता था लेकिन उसको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था जो वो रिजल्ट चाहता था। तो काफी इधर उधर भटक रहा था, काफी लोगों से मशवरा लेता। उसको फलां किसी ने कहा यार एक बंदा एक्सपर्ट है, काफी लोगों के उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है,
फलां एरिया में फलां पहाड़ के अंदर एक गार है, वहां पर वो अक्सर दिखाई देता है। वहां पर जाकर आप उस बुजुर्ग से मुलाकात कर लें, तो आपको कामयाबी का बता देगा, कामयाबी आप कैसे हासिल कर सकते हैं। वो चला जाता है उधर, उधर मुलाकात हो जाती है उसकी। मुलाकात होती है तो कहता है सुबह ना तुम 7 बजे आना मेरे पास, तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। वो जाता है, तो जब वो जाता है तो उसको वो गार से बाहर ले आता है। वो उसको कि जी तेरे को बताओ क्या कामयाबी का राज है? मैं कामयाबी कैसे हासिल कर सकता हूँ? बहुत काम किए, ये किया, फलां किए, ऐसे किए, वैसे किया, लेकिन वो जिंदगी नहीं मुझे मिल रही जो जिंदगी मैं जीना चाहता हूँ। वो मुझे रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। वो उसके कहता है मेरे साथ चलता जा। उसके साथ वो चलता जाता है। सामने ना एक दरिया आ जाता है। दरिया आ जाता है तो उसको कहता है यार, दरिया की ना सिमत ले जाता है उसको। वो भी साथ चलता चलता उसके कहता है मेरा ना हाथ पकड़ ले। उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों दरिया की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। दरिया के ना अंदर इंटर हो जाते हैं। वो थोड़ा सा रुक जाता है, वो कहता नहीं आगे चल, मेरे साथ साथ चल। वो चलता चलता जब पानी हाफ तक आ जाता है, हाफ बॉडी तक आ जाता है, रुक जाता है। कहता रुकना नहीं, आगे चल। आगे चलना शुरू हो जाता है। जब आगे चलना शुरू हो जाता है, मजीद पानी इसकी गर्दन तक पहुंचना शुरू हो जाता है। वो ना रुक जाता है उधर। फिर ना उसके बाद ना वो बुजुर्ग उसको दबाना शुरू हो जाता है पानी के अंदर। उसके चेहरे को पकड़ता है, तो वो दबाना शुरू हो जाता है उसके, उसको अंदर पानी के अंदर दबाना शुरू हो जाता है। वो जोर लगाता है, वो जोर लगाता है बाहर उठने की, लेकिन काफी जोर लगाता है। उधर बुजुर्ग भी उसको पानी के अंदर दबा रहा होता है। तो फुल जोर लगा कर ना वो बुजुर्ग को गिरा देता है और उठ जाता है। कहता है ये क्या है, मैं आपसे कामयाबी के राज के मतलब पूछने आया था, ये आप क्या कर रहे हो? कहता है वही जो तुम्हें समझा रहा हूँ। उसने कहा मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? वो बुजुर्ग उसको कहता है मुझे ये बताओ तुमने धक्का क्यों दिया? कहता है मुझे सांस नहीं आ रहा था, मुझे सांस नहीं आ रहा था। वो कहता है मुझे ये बताओ जब सांस नहीं आ रहा था तुम्हें, तो पानी के अंदर तुम्हें सांस की जरूरत थी? कहता जी। आप मुझे ये बताओ उस बंदे को पानी के अंदर सांस लेना उसके लिए इंपॉर्टेंट था या अर्जेंट था? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। उस आदमी का पानी के अंदर सांस ले उसका सांस लेना इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ रहा था या अर्जेंट की कैटेगरी में? अर्जेंट की कैटेगरी। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पर क्या है, उसने कहा जब पानी के अंदर तुम्हारे जहन में तुम्हारा फोकस क्या दूसरी चीजों की तरफ जा रहा था, यार मैंने खाना खाना है, मैंने फलां जगह जाना है, मैंने फलां जगह यार टाइम दिया था, मैंने उधर जाना है, फलां दोस्त को मिलने जाना है, क्या पानी के अंदर ये ख्याल आ रहे थे तुम्हारे? कहता नहीं, पानी के अंदर क्या आ रहा था मेरे जहन में, ये मेरे पूरा फोकस यही था, मैंने सांस लेना है। इसी तरह उसने कहा कि जब तुम्हारा फोकस, तुम्हारा ध्यान, जब तुम कामयाबी को सांस लेने की तरह समझना शुरू हो जाओगे तो तुम कामयाबी हासिल कर लो। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप अपनी काम को पानी के अंदर सांस लेने की तरह समझना शुरू हो जाएंगे ना, तो आपका कभी फोकस भटकेगा नहीं, फोकस में मदाखलत नहीं आएगी। अब होता ऐसा है कि आप अपने आप को, अब होता क्या है, उसने कहा जब मैं आपको दबा रहा था ना, वही था कि लोग आपको दबाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन फिर भी आपने जोर क्यों लगा रहे थे? मेरे दबाने के ऊपर भी आपने ये नहीं कहा चलो यार मुझे दबाया जा रहा है तो मैं ना उठूं। आपके लिए अर्जेंट था, आपने जोर लगाया, मुझे गिरा दिया। इसी तरह लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए आएंगे, आपको गिराने के लिए आएंगे, जो कि आप वो चीज ना हासिल कर पाओ जो आप चाहते हो। आपके रुकावट में, आपकी रुकावट बनने के लिए आएंगे, तो आपने ऐसे ही उनका मुकाबला करना है। जैसे आपने ये मुकाबला किया कि मैंने सांस लेना है, इसी तरह आपने मुकाबला करना है। तो अपने काम को, अपने उन कामों को अर्जेंट समझना है। अब आपने ऐसा करना है
अपनी डेली रूटीन में, आपका डेली रूटीन क्या है, उसका शेड्यूल आपने बयान करना है। ठीक है, डेली शेड्यूल, अपने रूटीन, डेली रूटीन आपने मुझे बतानी है। ठीक है, आपका ये टास्क है, टास्क के अंदर ये चीज शामिल है कि आप किस टाइम क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, आपके लिए नॉर्मल काम कौन से हैं, इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं, अर्जेंट काम कौन से हैं। ठीक है, अर्जेंट की लिस्ट बनानी है, इंपॉर्टेंट की लिस्ट बनानी है, और नॉर्मल की लिस्ट बनानी। और हर वो काम जिसके साथ आपकी कामयाबी जुड़ी हुई है, हर वो काम जिसके साथ आपकी कामयाबी जुड़ी हुई है, उसको अर्जेंट की कैटेगरी में रखना है। समझ आ रही है? अच्छा, मोहम्मद शाहिद का मैसेज आया है कि सर दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, कामयाबी हासिल करने को दिल नहीं लगता, दिल नहीं करता कामयाबी हासिल करने को, दिल नहीं लगता अपने ख्वाबों को पूरा करने को। किस काम में दिल नहीं लगता? दिल की डायरेक्शन तो उस साइड पे आपकी जा रही है कि सर जी, ख्वाब पूरे करने को दिल नहीं करता, जिंदगी अच्छी गुजारने को दिल नहीं करता, अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे करने को दिल नहीं करता। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सांस लेने को दिल करता है, ये अर्जेंट है वो? वो तो लेना ही लेना, दिल करे या ना करे। हम्म। सर कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं है, कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ, क्या कॉन्फिडेंस के बगैर कामयाबी हासिल की जा सकती है इस फील्ड में? बताओ, आपसे सवाल पूछता हूँ। क्या कॉन्फिडेंस, क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसका कॉन्फिडेंस नहीं है इस फील्ड में, वो कामयाबी हासिल करेगी? क्या ऐसा पर्सन है? हम्म। कॉन्फिडेंस के बगैर क्या इस फील्ड में कामयाबी हासिल की जा सकती है? नहीं। तो कॉन्फिडेंस तो चाहिए ही चाहिए। या फिर कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड कर लो, या फिर कामयाबी की चाहत छोड़ दो। दोनों में से एक चीज को हटा लो। दोनों, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, किस चीज को हटाना? कॉन्फिडेंस को अपने अंदर ले आओ, ठीक है, या फिर कामयाबी को हटा दो। बताओ, दोनों में से आप किसको सिलेक्ट करना चाहेंगे? बताएं बताएं। कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आया करें, पूछा करें यार कि कॉन्फिडेंस ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। बातचीत किया करें, ठीक है। अपनी अपना एक, आपके पास अगर दूसरा नंबर है, या फिर आप एक ग्रुप बना लें, वहाँ पर अपना दूसरा नंबर ऐड कर लें, या फिर ग्रुप बना लें, उसके बाद बाकियों को रिमूव कर दें, उस ग्रुप में खुद नहीं, वहाँ पर वॉइसिंग किया करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड किया करें। ऐसे वॉइस करना, सामने समझना है कि सामने में किसी प्रोस्पेक्ट को गाइड कर रहा हूं। फिर वो वॉइसें सुननी है, फिर उस वॉइस को अपने रजिस्टर पर उतारना है कि यहाँ पर मैंने कहाँ कहाँ पर लूज पॉइंट दी। एक एक पॉइंट को पहचानते जाओ, उसकी उसको दूर करते जाओ, जो जो आप मिस्टेक कर रहे हैं उसको रिपीट ना होने दो। आस्ता आस्ता आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाए। तो अपना कॉन्फिडेंस आप खुद ही अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। शर्मिलापन भी तो खुद ही डेवलप किया है ना, घबराहट भी तो खुद ही डेवलप की है ना। हम्म। डर को भी तो खुद ही आपने अपने अंदर पाला हुआ है ना। अब डर के हवाले से मैं कहता हूँ, अब मुझे ये बताओ, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुत्ते को पालते हैं, डॉगी को, कुत्ते को पालते हैं। कुत्ता वफादार होता है कि नहीं होता? मुझे बताओ, ये जो डॉगी होता है, कुत्ता होता है, वफादार होता है कि नहीं होता है? बताएं, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जो डॉगी होता है, कुत्ता होता है, वफादार होता है ना? तो डर को भी आप ही पालते हैं, तो डर वफादार नहीं होता। तो जो कुत्ते से भी, अब डर को भी पाला आपने ही, और कुत्ते को भी इंसान ही पालता है। तो जो डर कुत्ते जितनी भी वफादारी आपके साथ ना कर रहा हो, तो उसको क्यों रखा हुआ है अपने अंदर? जिस डर को, जो डर है, एक कुत्ते जितना भी आपके साथ वफादारी नहीं कर रहा है, बल्कि आपके ख्वाबों
के साथ कॉम्प्रोमाइज करवा रहा है आपसे, तो उसको क्यों पाला हुआ है? निकाल दे। एक उस कुत्ते को भी को नहीं रखता जो वफादार ना हो, तो आपने उस डर को क्यों पाला हुआ है, क्यों रखा हुआ है अपने अंदर? हम्म तो डर अगर पाला हुआ है, डर की डायरेक्शन वो दे दें यार, अगर मैं कामयाब बनूंगा तो मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, डर की डायरेक्शन ये दें। इस ये इस टाइप का डर ना रखें, मैं फलां बंदा मुझे क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उससे बात करूंगा, वो क्या कर, ये अपने अंदर ये ख्यालात आप बनाए हुए होते हैं। तो ख्यालात की डायरेक्शन भी सही दें आप। तो उन चीजों को अपनाएं जो आपके वफादार हैं, उन चीजों को ना आप अपनाएं जो खुद ही आपके दुश्मन बने हुए हैं। तो उन चीजों को अपने अंदर नहीं लेकर आना, ठीक है, जो आपके ख्वाबों में रुकावट पैदा कर रहा है। दो जंगें इंसान को जितनी पड़ती हैं, एक बाहर की जंग, एक अंदर की जंग। ठीक है, अंदर की जंग कौन सी है? यही तो जंग है अंदर की। तो अपनी डायरेक्शन चेंज करें, अपने डर की डायरेक्शन सही जगह पर लगाएं। यार हम अपने अगर मैंने काम नहीं किया, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं किया, ये चीजें नहीं सीखी, तो अपने वालिदैन को मैं वो जिंदगी दूंगा जो मैं देना नहीं चाहता। यानी कि मेरे वालिदैन भी ये ख्वाहिश करेंगे हमारा बेटा कब ये इस लेवल तक पहुंचेगा। क्या है, अपने ऊपर तो आप जुल्म कर रहे हो, साथ साथ उनके ऊपर भी जुल्म कर रहे हो, जो जिनकी उम्मीदें बनी हुई हो आप, जिन्होंने उम्मीद लगा रखी है आपसे। हम्म अंदर के अब उसके अलावा आपको बताता चलूं, आपका फोकस, आपकी डायरेक्शन और कौन कौन सी चीजें भटका सकती हैं आज के दौर में। कोई वेबसाइट, जैसे कि आजकल मेटाफोर्स, फोर्सेज, हम्म तो ये दीगर चीजें चल रही हैं, इनसे बचना है, इनसे बचना है। अगर इनमें आ गया, ब्रदर समझ लें आप कि आप कभी भी वो जिंदगी नहीं जी सकते जो आप जिंदगी जीने के बारे में सोचते। आपको ये नॉलेज इसलिए दिया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि इन चीजों से बचना है आपने। कि अगर आप मेटाफोर्स में, फोर्सेज में, कोई ऐसी वेबसाइट में चला जाते हैं जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं, हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी आगे निकल गई, जैसा कि आपको डे 2 के टास्क के अंदर ये बताया गया है इनकी क्या क्या हकीकत होती है। तो वक्ती तौर पर आपको हो सकता है दिखाएं, क्योंकि जो चीजें हमारे फोकस में हम दाखिल पैदा की हैं, जिन्होंने जिन लोगों ने काफी लोगों की जिंदगी में बर्बाद करने का जरिया चीजें बनी हैं, वेबसाइटें वगैरह, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन होने के बाद भी जो आपके ख्वाबों को कॉम्प्रोमाइज चीज करवा सकती है, वो आपकी लालच है, वो आपका इस फील्ड में फोकस भटकना है। अपना फोकस अपनी अपलाइन की तरफ रखना है, अपना फोकस ट्रेनिंग सिस्टम की तरफ रखना है, दाएं बाएं फोकस नहीं रखना, अपनी एनर्जी उस साइड पे नहीं लेके जाना। कामयाबी आपके सामने है, दाएं बाएं नहीं, यानी कि आपकी अपलाइन के साथ आपकी कामयाबी। तो इसलिए अब जैसा कि उस पानी के अंदर जो सांस ले रहा था, तो क्या है, उस तो पानी के अंदर जिसको सांस लेने की जरूरी था, जिसके लिए सांस लेना जरूरी था, तो उसको और चीजें नहीं सुनाई दे रही थी, और चीजें नहीं उसको जेहन में ख्याल आ रहा था। इसी तरह आपके जेहन में और काम नहीं आने चाहिए। अगर आपके जेहन में और काम आ गए ब्रदर, आपकी एनर्जी उन कामों में लगना शुरू हो जाएगी जिनसे जो आप जिन कामों से आपके ख्वाबों के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा। इनसे बचना है आप। और जैसा कि डे 2 के अंदर मैंने ये सवाल दिया था, रियल और फेक की पहचान, तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं इस आंसर को, कि रियल रियल और फेक की पहचान क्या होती है। रियल और फेक की पहचान क्या होती है, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं, इस सवाल को, इस सवाल के जवाब को एक्सप्लेन कर दूं, ये रहने दूं, या आता है इसका आंसर?
बताएं। बताएं भी बताएं। एक्सप्लेन कर दूं, चलें एक्सप्लेन कर देता हूं। एक एक पॉइंट को समझिएगा। नंबर 1 पॉइंट कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हो वो वेबसाइट ना हो बल्कि कंपनी हो, वो एक कंपनी हो, प्रोडक्ट बेस पर हो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट बेस पर हो, उसके जो ओनर हो वो लाइव मीडिया हो, हिडन ना हो। ठीक है, यानी कि ओपनली अपनी कम्युनिटी के साथ वो लाइव बातचीत करते हैं, उनकी वीडियो वगैरह हो। ये ना हो कि पता ही नहीं कि ओनर कौन है। उसके बाद कंपनी के अंदर जो लेन देन हो रहा है वो रियल मनी के ऊपर हो, ना कि ब्लैक मनी के ऊपर। ब्लैक मनी क्या होता है? हर वो मनी ब्लैक मनी कहलाती है, जैसे कि आपने ड्रामों में, फिल्मों में आपने देखा होगा ब्लैक मनी। ब्लैक मनी होती किस बोलते हैं किसको है? जिसका अदारों को टैक्स ना दिया जा रहा हो, वो ब्लैक मनी कहलाता। तो जो काम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो काम रियल मनी के ऊपर हो, उसकी ट्रांजैक्शन हो रही हो, ना कि ब्लैक मनी के ऊपर। उसके बाद कंपनी के अपने बैंक अकाउंट बने हुए हों, कंपनी के अपने नाम पर बैंक अकाउंट बने हुए हों। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारी कंपनी के अपने नाम पर बैंक अकाउंट बने हुए हैं। अब जैसे कि अगर आपको आप में से किसी ने बैंक अकाउंट अपना खुलवाया हो, उसको पता है क्या क्या रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है, अपनी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, फिर ही बैंक अकाउंट बनता है। इसी तरह एक कंपनी ने जब अपना अकाउंट खुलवाना हो, उसको एसईसीपी से रजिस्टर होना पड़ता है या फिर अदारों से फॉर्म सी लेना पड़ता है, फिर ही उसके अपने अकाउंट वो बना पाती है बैंक अकाउंट। फिजिकल ऑफिस होने चाहिए और वो अपने आप को फैला रही हो। ठीक है, इसको मजीद ये चीजें ये भी ऐड कर सकते हैं, वो अपने आप को मजीद फैला रही हो। अब होता क्या है, जैसे कि मिसाल देता हूँ, ये जैसे कि आरबी के हवाले से आपने सुना होगा, ये आरबी ये कहते हैं हम भी कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी है। अब आरबी मुझे ना किसी ने बताया कि सर ये आरबी वाले भी ना ये सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं एफबीआर का, ये देखो ये भी टैक्स कहते हैं, हम भी टैक्स दे रहे हैं हम भी। तो आप देखेंगे, शायद आपने देखा भी होगा आप में से, अगर नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। जो आरबी है वो एफबीआर का जो सर्टिफिकेट दिखाते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है शाजिया जहांगीर। शाजिया जहांगीर यानी कि वो किसी पर्सन के नाम पर टैक्स दिया जा रहा है, ना कि आरबी के नाम पर। जैसे कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर जो 2 नंबर लोग होते हैं, हम्म, जिन्होंने 2 नंबरी करनी होती है, यहाँ पर ये कर देते हैं ऐड कि अगर लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि हम भी टैक्स दे रहे हैं, हम भी एफबीआर से रजिस्टर्ड हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो कोई पर्सन दे रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसको मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन से समझाऊं तो, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरी कोई ए नाम की कंपनी है, तो मैं एफबीआर को जाता हूँ, यार मेरा ना फलां जगह पर मेरे ना जमीन है, वहां पर मैं कारोबार कर रहा हूँ, मेरा फलां दरख्तों का कारोबार है। हम्म, तो मैं उसका टैक्स एफबीआर को मैं दे रहा हूँ, ना कि अपनी ए नाम की कंपनी का। तो अपना नाम का मैंने निकलवा लिया एफबीआर का, और अपनी टीम को कहता हूँ, यानी कि अपनी कम्युनिटी को कहता हूँ, ये देखो मैंने निकाल एफबीआर से हम रजिस्टर्ड है, तो लिखा होता है सैयद ज़ीशान ए नाम की कंपनी, ना कंपनी का नाम लिखा होता है। क्या है इसमें भी 2 नंबरी। वो कैसे? जिसके नाम पर लेन देन हो रहा है वो तो कंपनी के नाम पर हो रहा है, तो क्या है, कंपनी के नाम के ऊपर टैक्स दिया जा रहा है। अब जैसे कि हमारी इकोनॉमिक्स कंपनी है, तो ये इब्राहिम खिलजी के नाम पर टैक्स नहीं दिया जा रहा, बल्कि किस नाम पर दिया जा रहा है? कंपनी के नाम पर दिया जा रहा है। इकोनॉमिक्स सेल्स एंड मार्केटिंग इसके नाम पर दिया जा रहा है। इसी तरह कंपनी के नाम पर टैक्स दिया जा रहा हो। इस चीज को अंडरस्टैंड किए, समझे हैं इस बात को जो मैं समझा रहा हूँ? क्या है, इन चीजों को आपने देखना है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन देखनी है। जैसे कि आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि मुझे तकरीबन
5-6 महीने पहले एक बंदे ने कहा, यार शादी फलां एक ना वेबसाइट आई है, वहां पर इतना पैसा लगाओ, 10,000 लगाओ है, उसके बाद इतने बंदों को आप ऐड करो, आपको इतना इतना कमीशन आएगा, इस तरीके के साथ। उसको नहीं पता था कि मैं इस फील्ड के हवाले से, उसको पता ही नहीं था मैं वो काम करता हूँ नहीं करता। अचानक मुलाकात हुई, मैंने कहा अच्छा 10,000 है ना, मुझे ये बताओ कि 10,000 में से मैं कितने लोगों को ऐड करवाऊं, उससे मैंने सवाल पूछे। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि जो 10,000 रुपए है, ये मेरा तकसीम कहाँ पर होगा, इसकी कैलकुलेशन क्या है। मैंने कहा यानी कि जितने लोग करवाता जाऊंगा कमीशन मिलता जाएगा। कहता जी मिलता जाएगा, वो भी आगे करवाएंगे तो कमीशन मिलता जाएगा। मैंने कहा मुझे ये बताओ कि जो 10,000 है वो कितने बंदों में तकसीम होगा। मिसाल के तौर पर मेरी अपलाइन में 10,000 लोग मौजूद, मेरी अपलाइन में 10,000 मौजूद है, मैंने 10,000 रुपया दे दिया, वो उनमें तकसीम होगा, कंपनी को क्या बचा, वो मुझे कमीशन किस चीज का दे रही है। खामोश हो गया, कहता ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा उसके ओनर का क्या नाम है, कहता कोई पता नहीं। मैंने कहा अच्छा जी। मैं कहा कौन सी चीज सेल हो रही है, कहता कुछ भी नहीं। क्या है, अब लोग आ जाते हैं ऐसे ही, तहकीक नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं, अपनी टाइम अपनी एनर्जी गलत जगह यूज कर लेते हैं। इन चीजों से बचना है। आप खुशकिस्मत हैं कि आप इस वक्त इकोनेक्स में मौजूद हैं। उनसे पूछो जो किसी वेबसाइट में फंसे हुए, उनसे पूछो जो मेटाफोर फोर्सेज में उनकी, समझ लें जो इकोनेक्स में आने के बाद भी जिनकी अकलें काम नहीं की, जिनकी सलाहियतें बंद हो गई, उनको पता ही नहीं चला कि मेरा फ्यूचर किस फील्ड में है। आप तो खुशकिस्मत है कि आप पहले ही इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, इन चीजों को समझ रहे हैं। जो लोग गलती करने के बाद उनको पता चलता है यार काश मैंने ऐसा ना किया होता तो मैं इस लेवल तक पहुंचा हुआ। तो आप पहले इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पहले इन चीजों को समझे हुए हैं कि आप जेन्युइन कंपनी में मौजूद है। अब मेटाफोर्स में क्या होता है, उसमें क्या है, उसमें आपको दिए जाते हैं, विड्रा करवाना ये करना है ना, इतने लोगों का आप करवाओ, ये इतने लोगों को आपने करवाना है, 2-2 का इसमें सर्कल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा 2, 4, 8, 16, 32 जी ऐसे तरीके के साथ ऑटोनेट के ऊपर है। ऑटोनेट ने क्या होता है, ऑटोनेट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ये ऑटोनेट के ऊपर है, ये वेबसाइट, ये कोई कंपनी नहीं है, वेबसाइट ऑटोनेट, ठीक है। ऑटोनेट के ऊपर आई है मेटाफोर फोर्सेज, वो लाल लाल शरबत आपको पिलाए जा रहे हैं, लोग आवाम को पिलाए जा रहे हैं, और आवाम बेवकूफ बनती जा रही है। अब इनको फिर ठोकर लग जाती है, फिर कहते हैं सब काम ही फेक होते हैं, ये होता ही ऐसा है, फिर ऐसा होता है वैसा होता है। पहले ही चीजों को अंडरस्टैंड करते नहीं, समझते नहीं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कहीं भी ऐसी जहन में ख्याल आए, सोच आए, तो समझ लें वो सोच और ख्याल सबसे बड़ा दुश्मन आपका बन रहा है। ऐसी सोच अगर ख्याल आए तो अपनी अपलाइन के साथ रब्ता करो, पॉजिटिव एनर्जी लो, उस ख्याल को निकाल लो। आपके सामने एग्जाम्पल आपकी अपलाइन होनी चाहिए, कोई और नहीं। हमारी जिंदगी बनी है पैसा कमाने में और कमाते रहने में, फर्क होता है। पैसा कमाने में और कमाते रहने में फर्क होता है। वो हो सकता है वक्ती तौर पर आपको पैसे दे दें, 2-4 दे दें पैसे, हो सकता है साल दे दें, 1.5 साल दे दें पैसे आपको, लेकिन आपकी नस्लों का जो कारोबार है वो इकोनेक्स में। मैंने जो काम किया है ना, मैं काम ना भी करूं मुझे इनकम आ रही है, मेरे फैमिली में ट्रांसफर हो रही है इनकम। अगर अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाता है तो फैमिली में इनकम जा रही है। तो इसी तरह पैसा कमाने में और कमाते रहने में जेन्युइन प्लेटफॉर्म हर बंदे को नहीं मिलते, और हर बंदे को रास भी नहीं आते, हर बंदे को रास भी नहीं आते। तो इन ये जो चीजें आपकी कामयाबी में कौन कौन सी मदाखलत पैदा कर सकती हैं, ये वेबसाइट है। तो इनके चक्रों में बचना है, इनकी तरफ ख्यालात जब आपकी इस डायरेक्शन में मुड़ना शुरू हो गए ना, समझ लें आपका जवाल शुरू हो गया। अपने ख्यालात की चेन किसी वेबसाइट की तरफ बनाने से रोकनी है, किसी ऐसी ऑटोनेट बाकी प्लान की तरफ रोकनी है। आपको बहुत अच्छा सिस्टम मिल चुका है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपसे बात कर रहा हूं मैं, कि इकोनेक्स इस वक्त जो मौजूद है, इकोनेक्स ठीक है जी, जो इसका प्लान है
इंटरनेशनल कंपनियों के साथ कंपेयर कर दिया जाए, जो जेन्युइन कंपनी है उनके साथ कंपेयर कर दी जाए, तो आपने देखा होगा कि क्या क्या मसाइल बनते हैं इंटरनेशनल कंपनियों में। पाकिस्तान के अंदर लोग कर ही नहीं सकते इंटरनेशनल कंपनी को सही से बयान, पैकेज बड़े बड़े हैं, झूठ बोलने पड़ते हैं, उनको लालच देना पड़ता है जॉब का, फिर इधर मैनेजमेंट में नहीं बैठी हुई है जो उनको रोकने वाली हो। तो इसी वजह से अब पाकिस्तान के अंदर ये नेगेटिविटी फैली हुई है। अब इस नेगेटिविटी को किसने खत्म करना है? इकोनॉमिक्स वालों ने। हमने अपनी इस नेगेटिविटी को खत्म करना है, हमने ये बताना है कि फ्रॉड होते होंगे लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं होता। इकोनॉमिक्स में कोई करके देखे उसको निकाल दिया जाता है, सेट पे लगा दिया। अब जो सवाल आपको डे 2 के अंदर, डे 3 के अंदर दिए गए कल, इसको बड़े ध्यान से समझना है इन सवालों को। इसके अंदर वो नॉलेज छुपा हुआ है जो आपको बचा सकता है, इन मगरमच्छों से बचा सकता है, वेबसाइट इनसे बचा सकता है। आपके पास नॉलेज होगा तो फिर ही आप पहचान हो कर पाएंगे ना, इसमें मेरा फ्यूचर है कि नहीं है। अच्छा, रियल और फेक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दोबारा कर दूं। रियल और फेक का मैं बता रहा था, चलो दोबारा बता देता हूँ। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट बेस पर हो, यानी कि इसमें ये भी बता देता हूँ, जो प्रोडक्ट बेस पर हो ना, वो प्रोडक्ट भी रजिस्टर्ड हो, वो प्रोडक्ट भी रजिस्टर्ड हो। और खाने वाली चीजें है ना, खाने वाली चीजें वो हेल्थ डायरेक्टर से रजिस्टर्ड हो प्रोडक्ट, ठीक है, ये ना लेने के देने पड़ जाए। अब अगर कोई ऐसी कंपनी है वो कहते हैं प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट भी रजिस्टर्ड हो, ये ना हो कि प्रोडक्ट खाए तो उसको कुछ हो जाए, आपके पेटे पड़ जाए, ठीक है, प्रोडक्ट भी रजिस्टर्ड हो, खाने वाली चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रोडक्ट हैं, खाने वाली चीजें हैं, वो हेल्थ डायरेक्टर से रजिस्टर शुदा है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करूं कि जो ओनर है, जो कंपनी का मालिक है, वो लाइव मीडिया हो, लाइव वीडियो वगैरह में आता हो, उसको पता हो, फिजिकल पता हो तो वो किस सिटी का रहने वाला है, ठीक है, वो लाइव हो, हिडन छुपा हुआ ना हो, पता ना हो किसने बनाया है, ऐसा ना हो। उसके बाद कंपनी के नाम पर टैक्स दिया जा रहा हो, ना कि किसी पर्सन के नाम पर, ना कि किसी के नाम पर, कंपनी के नाम पर टैक्स दिया जा रहा हो, आधारों से रजिस्टर्ड हो, ठीक है। अब कंपनी आपके अपने बैंक अकाउंट हो, क्योंकि कंपनी बैंक अकाउंट अपने बनाएगी तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी बैंक वालों की, ठीक, क्योंकि बैंक में किसी कंपनी अपना अकाउंट खुलवाना है तो उसको एससीसीपी से रजिस्टर्ड होना पड़ता है या फिर अदालतों से फॉर्म सी लेना पड़ता है। हमारी कंपनी के अपने बैंक अकाउंट भी है, फिजिकल ऑफिस भी है। मजीद बताता चलो, हमारे प्रॉपर्टी का भी काम आ गया, मजीद ये आप देख लें, मजीद ये अपने आप को तकिए दे रही है, और क्या चाहिए, और अपने आप को फैला रही है। ये देख लें, ये रियल कंपनी की पहचान होती है। अब तमाम चीजें पाई जा रही हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज मिस होती है, मिसाल के तौर पर, अब इनमें से मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट बेस पर है, कंपनी का ओनर लाइव नहीं है, यानी कि पता ही नहीं कौन है, नहीं है, लोगों को समझाना, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, रियल और फेक की पहचान करवा पाए। कोई बंदा कहे यार ऑनलाइन काम में अक्सर फ्रॉड होता है, ऑनलाइन काम अक्सर फेक होते हैं, तो उसे कहें यार ब्रदर, अब डर उसको हो है जिसको पहचान ना हो। जैसे कि मार्केट में 100 का असली में मौजूद है, नकली में मौजूद है, 50 का असली में मौजूद है, नकली में मौजूद है। अब नकली से वही डरेगा ना जिसको पहचान नहीं, जिसको पहचान है तो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब बाइक चलाने से, गाड़ी चलाने से वही डरेगा जो ड्राइवर नहीं है। अब आपको वो सिखाई जा रही है, वो टेक्निक्स बताई जा रही है, बताया जा रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि रियल और फेक की पहचान दी करवाई जा रही है। पहचान आपको आ गई कि बंदा आपसे मशवरा लेता है, उसे कहें यार ये चीजें जिस कंपनी के अंदर पाई जा रही है ना, उस कंपनी में आंखें बंद करके काम कर ये चीजें सिर्फ इकोनॉमिक्स में पाई जा रही। क्लियर? सवाल है सर, इकोनॉमिक्स ओवर पेडिंग से कैसे बचते हैं? इकोनॉमिक्स ब्रदर, अब जो ओवर पेड है, ये भी कैलकुलेशन भी देखी जाती है कि कंपनी की कैलकुलेशन क्या है। अब जैसे इकोनॉमिक्स की मिसाल देता हूँ, 3,000 का पैकेज है, 3,000 के पैकेज में आप 5,000 से ऊपर नहीं कमा सकते। जो कमीशन होता है वो 2 हिस्सों में तकसीम होता है, ई वैलेट, एस वैलेट में, ठीक है। एस वैलेट आप पहला विड्रा होता है वो 13,000 से आप निकलवा सकते हैं। उसके अलावा इसमें फ्यूचर पॉइंट भी आ जाते हैं,
तो ये चीजें कंपनी को ओवरपेड से बचाती हैं। ठीक है, इसकी लिमिट लगी हुई। ओवरपेड का क्या मतलब होता है? ओवरपेड का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर सेल आई है 6,000 तो तकसीम करना पड़ रहा है 7-8,000। सर ऐसे वेबसाइट पहले भी थी जो ब्लॉक हो। बिल्कुल ब्रदर, ये डिसेंट्रलाइज किनारे लगाने वाले और भी आई थी, ट्रॉन बेस प्रो आई थी। हम्म और भी बहुत सारी ऐसी इस टाइप की आई थी जो अपने आप को डिसेंट्रलाइज का नारा लगा रहे थे। अब पता है क्या क्या होता है? ये आपको ये कहते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज। अब मिसाल के तौर पर डिसेंट्रलाइज की मिसाल देता हूँ, जो गोल्ड है, सोना है, जो सोना है डिसेंट्रलाइज, यानी कि पाकिस्तान में भी चलेगा, बाहर भी चलेगा, हर मुल्क में चलेगा, लेकिन अब गोल्ड का कंट्रोल नहीं है। मिसाल के तौर पर जिसके पास है उसके पास रियल मनी है, यानी कि रियल पैसा, रियल अमीर है, वो जहां भी चलाएगा गोल्ड चलेगा उसका। वो होता क्या है कि अब गोल्ड तो है, अब गोल्ड जहां पर रखवाया जा रहा है, जहां पर लिखवाया जा रहा है, जैसे कि दुकान में रखवाया जा रहा है, अब दुकानदार ईमानदार है ये थोड़ी ना है। वो कह रहे हैं कि अब जैसे कि जो इनका मेटाफोर फोर्सेस का जो वॉलेट है, यहाँ पर रकम होती है, वो कौन सा डिसेंट्रलाइज? वॉलेट में जो वॉलेट है उनका, जो दुकान है, जैसे कि वो कहते हैं गोल्ड गोल्ड की बात करते हैं, जैसे कि हम डिसेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज है ही नहीं। वो पहली बात, डिसेंट्रलाइज वो है ही नहीं है। जो अप डाउन हो रही है, जो चीजें आ रही हैं, जो चीजें ऐड हो रही हैं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। डिसेंट्रलाइज में ये होता है जैसे कि डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज होता क्या है? अभी इधर सवाल आ रहा है। अब जैसा इजी पैसा जैस कैश है जो आप यूज करते हो, जो बंदा कहे ना यार आप सेंट्रलाइज में काम करते हैं आप बड़ा रिक्सी काम करते हैं, उसे क्या इजी पैसा जैस कैश भी सेंट्रलाइज ही है? क्यों? उधर से ट्रांजेक्शन हो रही है ना मेटाफोर्स में। हम्म तो ये चीजें आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या चीजें वैसे नहीं। ब्रदर पता क्या है डिसेंट्रलाइज? अब यहाँ पर पता है क्या, डिसेंट्रलाइज के नाम के ऊपर लोगों को चुन लूटा जा रहा है। पहले भी इस टाइप के बड़े बड़े नारे नारे लोगों ने लगाए, हम डिसेंट्रलाइज है, ऐसे ऐसे। अब वो जो वैलेट होता है वो तो डिसेंट्रलाइज होता ही नहीं। यानी कि सोना, अगर सोने की बात कर रहा है एक बंदा, कह रहा है सोना चलेगा, वहां चलेगा, ये चलेगा, वो करे, सोना कभी है उसकी वैल्यू खत्म नहीं हो सकती, वो कभी कुछ भी नहीं हो सकता सोने को, सोने की तारीफा कर करके है, अब सोने को रखवा ले अपने पास, ऐसे दुकानदार के पास रखवा दे जो चोर हो, वो थोड़ी ना छोड़ेगा। हम्म हम्म। अच्छा, ये हलाल हराम। हलाल और हराम के हवाले से कहते हैं थोड़ा सा। अब ये बड़ा लंबा टॉपिक है हलाल हराम। अब अगर आप झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, तो समझना आप गलत काम कर रहे हैं, आप हराम काम कर रहे हैं। अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, सही से गाइड कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, तो आप सही काम कर रहे हैं। अब ये नहीं है, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर एक मजदूर है, मिस्त्री के साथ लगा हुआ मजदूर है, आपसे ही सवाल करता हूँ, एक मिस्त्री के साथ लगा हुआ मजदूर है, उसको गर्मियों का मौसम है, पसीने उसको आ रहे हैं, ठीक है, वो रेता का, सीमेंट का है हेर फेर कर देता है। बताएं उसकी जो मजदूरी होगी उसके लिए हलाल होगी या हराम होगी? कुछ कह रहे हैं हलाल होगी, कुछ कह रहे हैं हराम होगी। जो हलाल कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बात अच्छे से समझे नहीं। मैंने कहा एक मजदूर, मिस्त्री के साथ लगा हुआ मजदूर, गर्मी है, काफी पसीने उसको आ रहे हैं,
वो ऐसा कर रहा है अपनी दिहाड़ी के साथ साथ, उसके दौरान वो ऐसा कर रहा है, रेता के, सीमेंट के हेर फेर कर रहा है, साइड पे लगा रहा है वो, कि ताकि मुझे इतना बर्डन ना आए, मुझे काम ना करना करना पड़े, रिलैक्स हो, सांस सुनो, आधा घंटा घंटा 2 घंटे में सुकून से बैठने का मौका। ठीक है, अब उसको जो मजदूरी मिलेगी ऐसा करने के ऊपर, उसके लिए जायज होगी या नाजायज होगी? हम्म। अब ये नहीं देखा जाएगा जनाब कि यार मजदूर है, धूप में लगा हुआ है। चलो एक और मिसाल देता हूँ। एक बंदा फलों वाली रेहड़ी उसने लगाई हुई है, धूप में लगाई हुई है, ऊपर उसने अच्छे फल रखे हुए हैं, नीचे उसने खराब फल रखे हुए हैं, जो अच्छे फल नहीं है। अब वो पैसे ले रहा है अच्छे फल की, और बीच में वो डाल देता है दूसरा खराब फल भी बीच में ऐड कर रहा है। कोई बंदा कहता है यार 1 किलो कर दो, वो अच्छे से फल, पहले अच्छे से फल डालता है, बीच में एक आधा फल दूसरा ऐड कर देता है, उसको वो पैसे दे देता है। उसके पैसे उसके लिए जायज कहलाएंगे या नाजायज कहलाएंगे? वो पैसे बताएं। नाजायज कहलाएंगे। क्या ये देखा जाएगा यार वो धूप में रेड़ी लगा रहा है यार वो? हम्म। अब उसके बाद मजीद, अब आगे चलूं, इस बात को मजीद एक्सप्लेन करूं कि अब कोई बंदा मदीने में जाकर, ठीक है, मदीने में जाकर दूध, उसके मदीने के साथ दूध वाली दुकान खोल ले, दूध वाली दुकान खोल ले, और ये कहे, दूध में पानी की मिलावट करना शुरू हो जाए और कहना शुरू हो जाए ये दूध खालिस है, बेचना शुरू हो जाए, क्या उस क्या उसको पैसे जो आएंगे दूध सेल करने के ऊपर, उसके लिए जायज होंगे ना जायज होंगे? बिस्मिल्लाह पढ़ के दे, दूध भी बेचे, बिस्मिल्लाह पढ़ के दूध बेचे। अब बड़े ध्यान से अपनी इस फील्ड को समझना है आपने। मेरी कुछ उलमा कराम, मुफ्तियान कराम से बात हुई है। अब कंफ्यूजन कहाँ पर आती है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने डे 3 का टास्क लिया था, ठीक है, इसके अंदर आपको आपको ये सीखने को, ये समझने को मिला होगा कि लोगों ने की 2 नंबरी, लोगों ने किए फ्रॉड, लोगों ने बोले झूठ, लोगों ने किए धोखे। जैसे कि टाइम्स की बात करता चलूं, टाइम्स बहुत बदनाम है पाकिस्तान के अंदर। अब टाइम्स में क्या होता था, लोगों को लूटा गया, झूठ बोला गया, ठीक है, धोखा किया गया, किसी के पैसे लिए, उनको सेल, उसको प्रोडक्ट नहीं मिली तो खराब प्रोडक्ट मिली, एक्सपायर डेट थी, अगर मिल भी गई है झूठ के ऊपर सेल हुई। हम्म, उसको वो चीजें, उसको प्लान गलत दिखाया गया, जॉब के ऊपर लालच दी गई कि आपको महीने बाद 20 से 25 हजार आता जाएगा। जब फिर क्या 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 कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग। अब 10 12 20 बंदे, लोग, इतने लोग के, अब ज्यादातर लोगों को, हम्म, ज्यादातर लोगों को इन चीजों का सामना करना पड़ा। वो कह रहे हैं ये काम सही नहीं है, हमें लूटा गया, धोखा दिया गया। जब उलमा कराम के पास ये बात पहुंची, क्या वो इसको सही कहेंगे, गलत कहेंगे कि यार 100 150 बंदा ये कह रहा है, उन्होंने काम किया भी है, वो कह रहे हैं हमें लूटा गया, धोखा दिया गया, हमें, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ? गलत। ऐसा ही है। अब होता क्या है, अब हमारी इकोनॉमिक्स में कोई बंदा झूठ बोलता है, मिसगाइड करता है, वो पकड़ा जाता है, क्या कंपनी उसको निकाल देती है? मुझे ये बताएं। अगर, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी कंपनी के ये असूल हैं, जो बंदा झूठ बोलता है, धोखा देता है, अगर किसी ने पैसे दिए, उसने उसको ज्वाइन नहीं करवाया, ऐड नहीं करवाया, हम्म, तो वो पकड़ा जाता है, तो उसका, उसके ऊपर पेनल्टी पड़ती है, उसको बैन कर दिया जाता है। क्या है, अब इंटरनेशनल कंपनी में क्या होता था, यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं हुआ करती थी, लोग खुल कर झूठ बोल रहे थे, अच्छे से टिका टिका कर झूठ बोल रहे थे, और कोई ये कहने वाला भी नहीं था कि झूठ ना बोलो।
क्योंकि ऑफिशियल मैनेजमेंट नहीं थी। जो बंदे वहां पर सच में बोलकर भी काम कर रहे थे, उनका काम चलता नहीं था। एक तरफ बंदा कह रहा है कि जब पैसे लगाओ 40 लेकर 50,000 महीने का 20 से 25,000 कमाओ, दूसरी तरफ बंदा कह रहा है ये लगाओ, इसके अंदर ये ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। उसकी बात को ज्यादा लोग तरजीह देंगे या फिर दूसरे बंदे की बात को ज्यादा तरजीह देंगे। मगर क्या है, आगे चलकर उनको इन चीजों का सामना करना पड़ता है, फिर वो समझते हैं। अब उसके बाद अब चलें, इस चीज को मैं मजीद एक्सप्लेन करता चलूं, हलाल हराम को। अब मेरी कुछ ना उलमा किराम से मेरी ना जब बात हुई, डिस्कशन हुई, अब जो फतवा दिया जाता है ना, वो अगला बंदा जिस तरीके से आज समझा रहा है ना, उसके ऊपर होता है। अब यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, मेरी कुछ उलमा किराम से बात हुई है, डिफरेंट सवाल थे, उनके जवाब भी डिफरेंट थे। अब सवाल क्या था, अब बात ये है, अब उन्होंने कहा, एक काफी टाइम हो गया है कि बात होती रही है, क्योंकि हम इस लेवल तक पहुंचे ऐसे नहीं पहुंचे, तरह तरह के हम सवालात के हमने जवाब दिए, क्लियर किए, और अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में उलमा किराम भी, मुफ्तियान किराम भी इस चीज को समझ कर अब काम कर रहे हैं। उनको पता है कि हमने किस तरह काम करना है, काम है क्या है। अब बात ये है कि अब सवाल ये करते हैं, मुझे मेरी एक मुफ्ती से बात हो रही थी, उसने कहा यार देखो, तुम मुझे समझा रहे हो, ठीक है, तुम्हारा कमीशन यानी कि मेरा यानी कि तुम्हारे लिए कमीशन जायज है। उसने कहा मिसाल के तौर पर तुम मुझे समझा रहे हो, ये तो कमीशन समझ में आता है, आगे मैं आगे समझा रहा हूँ, उनके साथ तुम्हारा कांटेक्ट नहीं हुआ, मेरा हुआ, तो तुम तक कमीशन नहीं पहुंचना चाहिए। ये कमीशन, ये यहाँ पर गड़बड़ नजर आ, यहाँ पर इनडायरेक्ट कमीशन की बात कर रहा था। हम्म अब काल पे बात हो रही थी मेरी उसके साथ। मैंने कहा जनाब मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं कि आप इस वक्त कौन सी सिम यूज कर रहे हैं। कहता है जैज की। मैंने कहा कौन से पैकेज लगाते हैं। कहता है मैं लगाता हूँ, सोशल पैकेज लगाता हूँ। तो क्या, मैंने क्या कौन सा या सोशल पैकेज, कहता है लगाता हूँ फेसबुक व्हाट्सएप का, ये हमें मिल जाती है। मैंने कहा अच्छा, अब आप दुकानदार के पास गए हैं, ऐसा ही है। मैंने कहा जी, पैसे दिए, लोड करवाया है, पैसे आपने दुकानदार को दिए, क्या जैज कंपनी का जो ओनर है हफीज आमिर, उस तक पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, मुझे ये बताओ। तब पहुंची है। मैंने कहा पैसे कॉन्टेक्ट तो आपका दुकानदार के पास हुआ, लोड उसने किया आपका, है राब्ता आपका उसके साथ हुआ, तो जो हफीज आमिर तक पैसे पहुंचे, क्या वो नाजायज हुए, जायज हुए आपके पैसे उसके लिए। कहता है ये तो पूरा सिस्टम है। मैं इसी तरह यहाँ पर भी एक पूरा सिस्टम होता है, यहाँ पर भी एक पूरा सिस्टम होता है कि एक पर्सन एक पूरा सिस्टम बना रहा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पर आप टीम बनाते हैं, यानी यहाँ पर दो काम है, या तो जितनी सेल आप खुद कर लो, या टीम बनाकर उनको टीच एंड ट्रेन करके। सुपरवाइजर का क्या काम होता है कि सुपरवाइजर टीच एंड ट्रेन करता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद सुपरवाइजर के ऊपर, अदर कंपनी की मिसाल दी, सुपरवाइजर के ऊपर क्या होता है, एसएम होता है, जो रिपोर्ट ले रहा होता है सुपरवाइजर से, क्या कैसे कैसा काम जा रहा है। सुपर उस एएम के एसएम के ऊपर होता है एएम, जो निगरानी कर रहा होता है, सैन कर रहा होता है, उसके ऊपर कंपनी का ओनर आ जाता है। पूरा एक सिस्टम बना होता है। इसी तरह यहाँ पर भी एक सिस्टम बना होता है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर कि अब मैं अपनी मिसाल दूं, अब मेरी टीम में लीडर है, मैं एज अ सुपरवाइजर की तरह इनको समझ रहा हूँ कि यार एक सुपरवाइजर की तरह ये टीम को लीड कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, सुपरवाइजर की तरह टीम को लीड कर रहे हैं और लेकर चल रहे हैं। अब क्या है, इनसे मैंने रिपोर्ट लेनी होती है, हाँ जी काम कैसा जा रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब इसी तरह मजीद अपर लेवल होता जाता है, फिर बस के बाद निगरानी करनी होती है। अब कंपनी का मालिक भी एक होता है, वो कभी चक्कर लगाता है नहीं लगाता है। एक बंदा जॉब भी करता है ना, जॉब करता है, जिस फैक्ट्री में जॉब करता है ना, उसका जो ओनर होता है, मालिक होता है, कभी उसका दिल करता है आता है, नहीं आता है, वरना उसका सिस्टम चल रहा होता है। यहाँ पर भी आप यही करते हैं, यहाँ पर भी आपका एक सिस्टम बना हुआ होता है। समझ आ रही है। हम्म। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपका एक सिस्टम होता है। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा मजीद इस चीज को मजीद एक्सप्लेन कर दूं मैं।
यहाँ पर ना कुछ कह रहे थे यार, यहाँ पर जो शर्त है ना, शर्त, ये 3,000 की शर्त है, 7,000 की शर्त है, ये शर्त ये नाजायज है, शर्त लगाना तो जायज नहीं है। मैंने कहा पहली बात ये है कि ये शर्त नहीं है, ये शर्त नहीं है। क्या हमारी कंपनी के ओनर ने ये कहा है कि ये शर्त है? तो मैंने कहा पहली बात है, हमारी कंपनी के ओनर ने ये नहीं कहा कि ये शर्त है। अब ये शर्त खुद बना लें, ये अलग बात है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा, आप जैज के पैकेज जब लगाते हो, किसी नेटवर्क के टेलीनॉर के पैकेज लगाते हो, उसमें बताया जाता है ये ये बंडल 100 रुपए में लगेगा, ये बंडल 200 रुपए में लगेगा, ये बंडल 300 रुपए में लगेगा। क्या ये बंडल आपका लेना है? क्या ये शर्त की कैटेगरी में वो आ रहा है? नहीं है ना। इसी तरह बंडल की प्राइस है, इतना यहाँ पर भी बंडल की प्राइस है। ये बंडल इतने का, ये बंडल इतने का है, तो ये बंडल इतने का। हम्म अभी इसी तरह मिसाल इसको मैं देता चलूं। अब जॉब के लिए जो बंदा अप्लाई करता है, वहां पर फॉर्म रखा जाता है ना कि 500 का फॉर्म लो, अप्लाई करो, ये फिल करो, फिर ही आप अप्लाई कर पाओगे। अब फॉर्म का बीच में ऐड होना की ये शर्त है? किस कैटेगरी में आ जाएगा ये? अब यहाँ पर एक होता है शर्त होना, एक होता है बनाना, इसमें फर्क होता है। हाँ, अब आपके समझाने के अंदाज के ऊपर होता है कि समझाने वाला ठीक से नहीं समझा रहा, वो कहता है 2 आते हैं, 4 आते हैं, 8 आते हैं, 32 आते हैं, 36 अब वो बीच में प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं कर रहा, वो बीच में समझा ही नहीं रहा ठीक से कि प्रोडक्ट सेल होती है, उसके ऊपर मार्जिन दिया जाता है, कंपनी कंट्रोल में माल आता है, फिर उसी के हिसाब से वो तकसीम करती है। अब ये चीजें जो होती है अंडरस्टैंड करवानी होती है। अगर किसी आलिम को समझाना हो, मुफ्ती को समझाना हो, उसके लिए अंदाज आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए कि कैसे आप समझा रहे होते हैं। अगर आप ठीक से उसको नहीं समझा रहे ना, ठीक से वो राय कायम नहीं करेगा। अगर समझाने वाला ठीक से समझाएगा, वो कहेगा बिल्कुल ठीक है। अब जिस अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से प्लान प्रेजेंट करते हैं, उलमा किराम को, मुफ्तियान किराम को कहते हैं ठीक है काम। अब एक बंदा गलत सही तरीके से आज उसको प्लान प्रेजेंट ही नहीं करना आ रहा, समझाना ही नहीं आ रहा, तो फिर वो ऐसे ही कहेंगे। ठीक है, अब हलाल हराम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। ये एडवांस लेवल में आपको मजीद अच्छे से ये क्लियर किया जाएगा। ठीक है, ये तमाम चीजें अच्छे से एक एक पॉइंट को, उसकी एक एक पॉइंट के खाल उतार के ये चीजें तो आपको समझाई जाएंगी, बेसिक रूल तक आपको ये एक एक पॉइंट समझाया जाएगा एडवांस लेवल में अगर पहुंचते हैं तो। एडवांस लेवल में हर एक चीज आपकी क्लियर की जाएगी, एडवांस लेवल में जो चीज जो लोग पहुंचेंगे। हम्म अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, तो जो है। हम्म आपने अपने वक्त की कीमत निकालनी है, अपने वक्त की कीमत निकालनी है। आप सबसे जब पूछा गया है कि आप मंथली कितनी इनकम कमाना चाहते हैं, जो आप लाइफ जीना चाहते हैं उसके लिए, जो अपने घर वालों को जो खुशियां देना चाहते हैं, वो खुशियां देने के लिए आपकी मंथली कितनी इनकम होनी चाहिए? पहले आप मुझे ये बताएं, जो आप अपने घर वालों को जिंदगी देना चाहते हैं, वो जिंदगी देने के लिए आपकी मंथली कितनी इनकम होनी चाहिए बताएं। जो बात समझाने लगा हूं ना, ये आपको समझ लें, आपके फोकस जो है ना मजीद मजबूत कर देगी। बहुत अहम पॉइंट समझाने लगा हूं आपको। ये कामयाबी के राजों में से एक राज बताने लगा हूं आपको। आज बता दूं या कल बता दूं? बताएं। अब तक क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक बंदे का मैसेज आया, सर मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। ब्रदर, घर वालों को खुशियों देने के लिए ना जो चीज चाहिए वो पैसा होता है। अगर एक बंदा हॉस्पिटल में है ना, उसकी जान बचाने के लिए पैसा चाहिए।
आप कोई दीन का काम करना चाहते हैं ना, तो मस्जिदें बनवाने के लिए, गरीबों की इफ्तारी करवाने के लिए, रमजान में गरीबों की बच्चियों की शादी करवाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है? पैसे को सही समझा करो, ये हमारी सोच के ऊपर है, हम पैसे को किस डायरेक्शन में समझते हैं। जो अपने घर वालों को खुशियां देना चाहते हैं, अपने वालिदैन को खुशियां देना चाहते हैं ना, अब इंसान काम क्यों करता है? अब जो लोग कहते हैं ना कि ये पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये नहीं होता है, अल्लाह ने करे कोई उनके हादसा हो जाए, है, पैसा उन्होंने कमाया नहीं, हॉस्पिटल पहुंच गए, घर वाले वो कहे इतना पैसा लेकर आओ, वो कहेगा पैसा सब कुछ नहीं होता, कहता जा फिर इलाज करवा ला, कितने पैसे मर दी। क्या है, यहाँ पर हर काम में पैसा लगेगा, हर काम में पैसा लगेगा। अगर आपने किसी की मदद करनी है, गरीबों की मदद करनी है, तो पैसे होने चाहिए आपके पास। जहां पर बुरी चीजें वजूद में आती हैं ना पैसों से, अच्छी चीजें वजूद में लाई जा सकती हैं। ठीक है? ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है पैसों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके पास मोबाइल है ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है मोबाइल को किस काम में यूज करते हैं, सही कामों में या गलत कामों में। एक एक जो छुरी होती है, छुरी, छुरी से सेब भी काटे जा सकती हैं। ठीक है? छुरी से रस्सियां भी काटी जा सकती हैं, छुरी से किसी की जान भी ली जा सकती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो छुरी को किस तरह यूज करती है। इसी तरह पैसा है, पैसे के ऊपर हमारे ऊपर डिपेंड करता है पैसों से हम क्या करते हैं। अपने वालिदैन की वो खुशियां पूरी कर रहे होते हैं जो पैसों की कमी की वजह से हम खुशियां नहीं पूरी कर पा रहे। हम अपने घर वालों की, गरीबों की वो खुशियां उनको दे रहे होते हैं जो पैसों की कमी की वजह से उनको खुशियां नहीं मिल रही होती हैं। अब हम उन बीमारों का इलाज करवा सकते हैं जो पैसों की कमी की वजह से जिनका इलाज नहीं हो रहा, वो तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। हम्म। तो पैसा इसके लिए चाहिए। अब पता चला पैसा क्यों चाहिए। तो पैसे की डायरेक्शन आप देखें, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, अब वो उनके पास जो माल था दीन के लिए, इस्लाम के लिए काम आया कि नहीं आया? आपका भी पैसा दीन के लिए, इस्लाम के लिए काम आना चाहिए। ठीक है? अब प्लान कैसे शेयर करना चाहिए, ये ब्रदर एडवांस लेवल में पहुंचेगा जो वो ही जानेगा। प्रोस्पेक्टिंग, ये प्लान कैसे दिखाना है, किस तरीके के साथ प्लान दिखाना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, ये एडवांस लेवल में जो पहुंचेगा, ये फिल्टर लगाए जा रहे हैं। जो टास्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ये जो टेस्ट में पास नहीं होंगे, वो एडवांस लेवल में नहीं पहुंचेंगे। ये स्पेशल फोर्स में का भी जो हिस्सा बनेंगे, उनको ही प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से, प्लान दिखाने के हवाले से मास्टर बनाए। तो हाँ, ये मैसेज आ रहा है, मेंबर कम होने लगे हैं, तो कामयाबी भी तो क्या सबको मिल जाएगी, कम लोगों को ही मिलेगी? हम्म। हाँ। अब टास्क, अब जो मैं बता रहा था, वक़्त की कीमत, ये कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? वक़्त की कीमत कल एक्सप्लेन करूंगा। आज का टॉपिक हमारा होगा फोकस के ऊपर ही है। ठीक है? आज का टॉपिक रहा है, क्योंकि आज काफी लंबी ट्रेनिंग चली गई है हलाल हराम को डिस्कस करते हुए, अदर रियल और फेक की पहचान करवाते हुए आपको। तो ये टास्क, ये क्राइटेरिया मुकम्मल करें, टास्क कंप्लीट करते जाएं, स्पेशल फोर्स का हिस्सा बने। आपको बहुत कुछ बाकी है अभी। ये तो सिर्फ एक पन्ना है, अभी पूरी किताब बाकी है। ये तो समझ लें, ये 2% भी आपके साथ शेयर नहीं किया गया, जो चीजें आपको साथ शेयर की जा रही हैं। एडवांस लेवल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये आपका नॉलेज बनेगा, आपका एक्सपीरियंस बनेगा। आपको प्रोस्पेक्टिंग के आप मास्टर होंगे, लोगों से बात कैसे करनी है, कहाँ से बात शुरू करनी है, बात कहाँ पर खत्म करनी है, बीच में कौन कौन से पॉइंट लगाने हैं जहाँ पर उनका माइंड सेट बनेगा, क्लोजिंग की तरफ कैसे उनको लेकर आना है, ये तमाम चीजें एडवांस लेवल में ही आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये क्राइटेरिया मुकम्मल करेंगे जो आपको दे रहे हैं जो टास्क। हम्म।
चलें अब आज की मीटिंग क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अभी बहुत कुछ बाकी है जो आपने सीखना है, समझना है। तो अभी बहुत सारे राज हैं जो आपने अभी जानने हैं, ठीक है। चलें लाइव किस दिन मीटिंग करवाऊंगा, ये कुछ कह रहे हैं अब्दुल हाफिज सर जी, आपका फीस देखना है, फीस दिखाए हैं तो यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो देख लें, वहां पर ये वीडियो बनाई हुई है मैंने। चलो इंशाल्लाह ताला अब्दुल हाफिज ब्रदर, जो आपको टास्क दिए जा रहे हैं ना, टास्क में से जो वीडियो आपको बताई जा रही है कि इस वीडियो, उसमें आप चैनल को विजिट करें, वहां पर वीडियो मेरी मौजूद है। हाँ, जो कहते हैं जी पहले आप कमा लो, बाद में हमें बताना आपने कितना कमा लिया, आपने कितनी टीम बना ली। ये तमाम चीजें प्रोस्पेक्टिंग के अंदर ही सीखोगे, इसके बाद से उस वक्त ही मानोगे इसको, किस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करोगे, इसको कैसे सोल्व करोगे, ये आपको उस वक्त ही पता चलेगा। इंशाल्लाह ताला आपका कोई ऐसा सवाल नहीं रहेगा जिसको आप सोल्यूशन आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन स्पेशल फोर्स का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। ये टास्क जो आपको दिए जा रहे हैं, टास्क कंप्लीट करके। चलें आज का सेशन इधर ही क्लोज करते हैं। सर आज सारे टॉपिक्स का एक दफा ब्रदर, आज के टॉपिक जो रहा है वो हमारा फोकस के ऊपर रहा है, डेली रूटीन के ऊपर रहा है, इम्पोर्टेंट वर्क, नॉर्मल वर्क, अर्जेंट वर्क के ऊपर रहा है हमारा आज का टॉपिक। कि अपना शेड्यूल बनाना है कि आपका इम्पोर्टेंट वर्क कौन सी है, नॉर्मल वर्क कौन से है, अर्जेंट वर्क कौन से है। हम्म, और कौन कौन सी चीजें आपके फोकस में दाखिल पैदा करती हैं, फोकस होता है क्या है। आज का जो टॉपिक है ये हमारा इसके ऊपर है, ठीक है। चलें आज का टॉपिक फिर हम क्लोज करते हैं, टाइम काफी हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला स्पेशल फोर्स का हिस्सा मैंने पूरी पूरी रात मीटिंग हुआ करेगी स्पेशल लोगों के साथ, जब तक आपके अंदर वो स्किल नहीं पैदा हो जाएगी ना, उतनी देर तक आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। टेंशन ना लें, जो कामयाबी के जितने प्यासे हैं ना, उनकी पूरी प्यास बुझाई जाएगी, जो नॉलेज की जितने प्यासे हैं पूरी उनकी प्यास बुझाई जाएगी। लेकिन हमें अलग करना है, हमने गधे और घोड़े को अलग करना है। मिसाल देकर समझाता चलो, सबको हमने लेकर नहीं चलना, जो वाकई सीरियस है, वाकई टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, उनको उनके ऊपर मेहनत करनी, उनको साथ लेकर चलना है। इसलिए आपको टास्क दिए जा रहे हैं ताकि हमें वो पता चल जाए कि जो वाकई ही आगे बढ़ना चाहता है, जो वाकई अपनी जिंदगी के साथ सीरियस है। हम्म, फोकस की डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दूं। अब आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फोकस उसको बोलते हैं अपने फोकस को ज्यादा टाइम के लिए किसी काम में रख पाना, अपने फोकस को किसी काम में किसी जगह में ज्यादा देर के लिए टिका पाना, रख पाना फोकस कहलाता है। इंशाल्लाह आगे चलकर आप फोकस मैनेजमेंट भी समझेंगे, अपने थॉट्स मैनेजमेंट भी समझेंगे, टीम मैनेजमेंट भी समझेंगे। टीम मैनेजमेंट उस वक्त समझेंगे जब आप थॉट्स मैनेजमेंट समझेंगे, फोकस मैनेजमेंट समझेंगे आप, ये आगे चलकर आपको ये तमाम चीजें सीखने को मिलेगी। क्या लिखा हुआ है सर, आप सिल्वर में हैं? ये ब्रदर, सर मुझे अब क्या करना चाहिए, स्कूल का एग्जाम भी है। ब्रदर आपको जो कह रहे हैं कि हमारे एग्जाम करीब हैं, तो ब्रदर आप मैनेजमेंट का टाइम डिवाइड करें कि कौन सा टाइम कहाँ कहाँ पर लगाना है। आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से काम आपने करने हैं, उसको टाइम टेबल बनाएं उसको। हाँ, टेस्ट लिया जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, क्राइटेरिया दिया जाएगा। कल जो होगा ना, कल कल की जो हमारी ट्रेनिंग होगी,
कल की ट्रेनिंग हमारी उन लोगों के साथ लास्ट ट्रेनिंग होगी जिन्होंने टास्क कंप्लीट नहीं किए, ठीक है। अब कल समझ लें, कल का टास्क दिया जाए, कल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उसके बाद जो टास्क जो आपको दिया जाएगा, जो कंप्लीट करेगा वही ट्रेनिंग ले पाएगा। कल फिल्टर लग जाएंगे, ट्रेनिंग लेने वाला, ना लेने वाला, लिखने वाला, टास्क ना करने वाला, सब बराबर नहीं होंगे। टेस्ट में ब्रदर जो कुछ आपको सिखाया गया, समझाया गया, जो सवाल दिए गए, इसके ऊपर ही आपका टेस्ट होगा। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करनी है। आपका फाइनल टेस्ट मैं लूंगा, ठीक है। तो कोई ऐसा बंदा बचेगा नहीं जिसका टेस्ट नहीं होगा, सबका टेस्ट होगा। जो जिसका टेस्ट होगा उसको ही आगे लेकर चलेंगे, उसकी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग करवाएंगे, उसको ही ये एक्सपीरियंस उसका बनाएंगे। जिसने मीटिंग लीव करनी है लीव कर ले, ठीक है। जिसने मीटिंग लीव करनी है लीव कर ले, टॉपिक क्लोज हो चुकी। ये टास्क की तरह है, बिल्कुल ब्रदर, ये टास्क ही है। इसके ऊपर ही आपका टेस्ट होगा, जो आपको सवाल दिए जा रहे हैं इसके ऊपर ही आपका टेस्ट लिया जाए। आज का टास्क शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, क्या टास्क है आपका, जो ट्रेनिंग करवाई है इसके ऊपर ही टास्क होगा। जी ब्रदर, जूम पर टेस्ट होगा। टेस्ट जो होगा ना, फाइनल टेस्ट जूम पर होगा। मैं किसी का भी माइक अनम्यूट करवा के सवाल पूछ सकता हूँ, जो सवाल हमको दिए जाएंगे। हम्म अगर एक इंसान किसी काम को करने के ऊपर आ जाता है ना, तो उसका रास्ता भी वो तलाश कर लेता है। अच्छा सर, 9 मंथ हो गए हैं मेहनत करते हुए, लेकिन अभी सिल्वर भी नहीं बने। सिर्फ ब्रॉन्ज हूँ, क्या करूँ, क्या जल्दी अचीवमेंट लूँ मैं? ब्रदर, अगर अगर एक मुमकिन काम को भी नामुमकिन तरीके के साथ करने की कोशिश करोगे, क्या वो हो जाएगा? आपसे सवाल पूछता हूँ, एक मुमकिन काम को भी अगर नामुमकिन तरीके के साथ करने की कोशिश अगर कोई करे, क्या वो हो जाता है? नहीं होगा ना। तो एक्शन सही ले, चेक करें कहाँ कहाँ पर मिस्टेक होगी है। अब पहले महीने से लेकर 9th महीने तक या 9 महीने तक ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो आपने की है, जो आपको नहीं करनी चाहिए, उससे पूछें। हम्म। ये तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ये जितने भी मसले मसाइल हैं ये तमाम हल हो जाएंगे। अब कोई मसला वगैरह आता है ना, मसाइल वगैरह आता है, डाउनलाइन से नहीं आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, अपलाइन। तो कोई भी मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम हो, डाउनलाइन के साथ शेयर नहीं करनी। डाउनलाइन यानी कि जो आपकी टीम का हिस्सा है, उनके साथ प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, बल्कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आप उनकी अपलाइन, अपनी प्रॉब्लम अपनी अपलाइन से सॉल्व करवाते हैं, अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। जी जी, रखेंगे। फिजिकल मीटिंग वगैरह भी होगी, फिजिकल मीटिंग वगैरह भी रखेंगे। जी, लाहौर में भी मीटिंग इंशाल्लाह ताला, मीटिंग हुआ होगी, फिजिकल मीटिंग होगी।
जुबैर सर, कल की मीटिंग में इकोनॉमिक्स की कंप्लीट डिटेल देनी है। ब्रदर, इकोनॉमिक्स के हवाले से जो डे 2 था टास्क, वो इकोनॉमिक्स की पूरी डिटेल दी गई थी। उसके अंदर कौन सी चीजें जो अभी तक आपकी समझ में नहीं आई, वो आप मुझे बताइएगा। हम्म, उसमें से क्या सवाल है? ये पूरा कंप्लीट मैसेज नहीं किया। अब इंशाल्लाह ताला आगे चलकर आप सबको ये भी मौका दिया जाएगा, जो स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनेंगे, कि 5-5 अपने सवाल लिखें, जो सवालों के जवाब आप अच्छे से, जिनके जवाब अच्छे से आप लेना चाहते हैं। वो सवाल आपके जो अंदर चल रहे हैं, वो आप हमारे सामने रखेंगे, उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। हर उस पर्सन को मौका मिलेगा जो स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनेगा। स्पेशल फोर्स का हिस्सा हम बनाएंगे ना, उनको बनाएंगे जो अपना टेस्ट अच्छे से देंगे, जिन्होंने टास्क अच्छे से कंप्लीट किया होगा। टास्क कंप्लीट करने के बाद जो टेस्ट में पास होंगे। हम्म सर, क्या मैं पर्सनली कॉल कर सकता हूँ? ये ब्रदर, पर्सनली कॉल नहीं, आप जो सवाल पूछना चाहते हैं, जब आपको मौका दिया जाएगा, स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनेंगे, जो कॉल में आपने सवाल पूछने हैं वो लिख दीजिएगा, उसके ऊपर मीटिंग हो जाएगी, ताकि उन सवालों के जवाब बाकी भाइयों को भी जानने को मिले। जी जी, नंबर भी दिए जाएंगे। सर, नहीं, कुछ भी कोई ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो आपको सिखाया ना गया हो। जो कुछ आपको सिखाया गया, समझाया गया है, उसके अंदर सही पूछा जाए। आपसे तकरीबन 4-5 सवाल पूछ सकते हैं, एक पर्सन से तकरीबन 4-5 सवाल पूछे जाएंगे। हो सकता है कि उससे ज्यादा भी सवाल पूछे जाए। अच्छे से तैयारी रखनी है। तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो नहीं भूलेंगे सवाल। अच्छे से तैयारी करना ना, एक होता है भूल जाना, एक होता है तैयारी ना करना। इनमें फर्क होता है। हमें पता चल जाएगा ना कि सवाल भूल गया है या तैयारी ही नहीं की। आपके आंसर से पता चल जाएगा हमें। ये एनटीएन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर अपने सीनियर से पूछें। जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहे ना, अपने सीनियर से पूछें। 2 सवाल अभी आपके पास मौका है। मीटिंग एंड है, ठीक है। जिसने जो जाना चाहता है वो चला जाए। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है, कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही है, वो कर ले। ये तकरीबन 10 बजे क्लोज कर दिया जाएगा। ये 4 मिनट रह गई। 9:56 हो गए, 4 मिनट में क्लोज कर दी जाए। आज के सवाल सेंड कर दिए जाएंगे ग्रुप में, आपके को मिल जाएंगे सवाल आज के। आज कोई इतना लंबा कोई टास्क नहीं है, कोई मुश्किल टास्क नहीं आज का। आज की मीटिंग में नहीं, जितना बताया गया है डे 1 से लेकर अब तक, जितना बताया गया है, जो सवाल दिए गए हैं, उसके अंदर सही सवाल पूछे। जी बिल्कुल, जो टास्क दिए गए हैं, उनके अंदर सही सवाल पूछे जाएंगे।
फिजिकल में क्या पूछा जाएगा? ये क्या है? ये आपका ज़ूम पर ही टेस्ट लिया जाएगा। पहले टेस्ट आपके सीनियर लेंगे टेस्ट, उनमें से फिर फाइनल टेस्ट मैं लूँगा। हुँ, हुँ, हुँ। जो उस फ़ोर्स के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ, तो ब्रदर वैसे ही होगा, वो सीरियस कैटेगरी में काउंट नहीं होगा कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहता। ठीक है? ज़िंदगी जीने का मौका सबको देती है, आपको भी सबको मौका दिया गया है। अब वो जो सिलेक्ट हुआ वो कैसे हुआ? उसने मेहनत की है, इसलिए वो सिलेक्ट हो गया। आप भी मेहनत करें, आप भी सिलेक्ट हो जाएँगे। अगर फेल हो गया तो सर फिर क्या करेंगे? फिर क्या बनेगा? जो फेल हो गया है तो दोबारा वो टास्क वगैरह कंप्लीट वो अपने समझेगा तमाम चीज़ें, जो दोबारा टेस्ट लिया जाएगा उस वक़्त वो टेस्ट देकर पास होकर, जब तक पास नहीं होगा उतनी देर तक स्पेशल फ़ोर्स का हिस्सा नहीं बने। अब जब तक तमाम टेस्ट मुकम्मल हो जाएँगे फिर उसके बाद दोबारा बारी आएगी उसके दोबारा टेस्ट देने की। जो बंदा पास होगा वो स्पेशल फ़ोर्स का हिस्सा बनेगा। हुँ, हुँ। मैसेज आया सर जो कहते हैं पैसा कुछ नहीं होता, वो अपना पैसा मुझे दे दें। हुँ, सर स्पेशल स्पेशल फ़ोर्स में कितने मेंबर्स की लिमिट है? लिमिट तकरीबन रखेंगे हम, देखते हैं कितने लोग शामिल होंगे उतने लोग रख लेंगे। सबको नहीं रखा जाएगा, स्पेशल फ़ोर्स में बेशक 100 आ जाएँ, 150 आ जाएँ, 200 आ जाएँ, 300 आ जाएँ, 400 आ जाएँ, जितने मर्ज़ी आ जाएँ। मगर क्या है जो पास होंगे वो, वही। ग्रुप बन चुका है, उनमें से कुछ तो सिलेक्ट हो चुके हैं स्पेशल फ़ोर्स में, कुछ अभी होने बाकी हैं। हुँ, 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 हुँ। चलें ठीक है, आज की मीटिंग में क्लोज़ करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया, मैसेज काफ़ी पड़े हुए हैं, तो सबके मैसेज रीड भी नहीं होंगे। हुँ, हुँ। चलें ओके, अल्लाह हाफ़िज़।